हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, उसका प्रैक्टिकल किया था और उससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला बताया था। अभी हम डिस्कस करेंगे हीट एक्सचेंज। चलो कहीं और चलते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो आज हम बात करेंगे हीट एक्सचेंज क्या होता है। आपने देखा होगा भाई कि अगर ठंडा पानी, ठंडा बॉटल जो होता है उसको गर्मी में ऐसे जैसे बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर ऊपर पूरा बबल आ जाता है। तो आप सोचते हो यार वो बबल आता कहाँ से है भाई? तो वो हीट एक्सचेंज की वजह से होता है। आप किसी भी, मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे दो पानी है, एक तो हमारे पास एक बर्फ़ है भाई और एक हमारे पास जनरल वाटर है। तो अगर मैं इसको टच करता हूँ और इसको टच करता हूँ तो ये वाला ज़्यादा ठंडा फील होता है। तो ज़्यादा ठंडा फील होता क्यों है यार? मतलब ज़्यादा ठंडा मतलब क्या? कभी भी आपको ठंडा फील क्यों हो रहा है? ठंडा कभी भी इसलिए फील होता है, कभी भी एक बात याद रखना, अगर कहीं से हीट को निकालोगे तो वहाँ पे क्या होगा भाई? किसी भी जगह से अगर गर्मी को निकालोगे तो वहाँ पे ठंडी बचेगा ना। तो जब मैं इसको टच करता हूँ तो क्या होता है भाई? मुझे ठंडी लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ठंडा मुझे इसलिए लग रहा है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर को मैं क्या काम कर रहा हूँ, जब ज़्यादा टेम्परेचर वाला चीज़ किसी कम लो टेम्परेचर को टच करता है तो क्या होता है? ज़्यादा वाला टेम्परेचर कम वाले की तरफ भागना शुरू कर देता है। कभी भी याद रखना, दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा हाई से लो की तरफ भागती है। जैसे मान लो पानी भी देखा जाए, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं, ज़्यादा ऊंचाई से ढलाव की तरफ भागता है। वैसे क्या होता है, हीट भी कभी भी हाई से लो की तरफ भागता है। हीट भी क्या काम करेगा? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है बेटा, और इसका टेम्परेचर कितना है भाई? आइस का टेम्परेचर कितना है हमारा? वो 0 डिग्री है। तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? क्योंकि हमारे बॉडी से जो टेम्परेचर है वो रिलीज होकर निकल कर क्या आइस के अंदर जाने लगता है। और आइस भी क्या होता है? गर्म होने लगता है, आइस पिघलने लगता है। इसको हम फ्यूजन बोलते हैं। तो ये आइस जो है वो हमारा पिघलने लगेगा। तो जब मैं इसको ज़्यादा टच करूंगा ऐसे ऐसे तो ये ज़्यादा पिघलेगा। उसका वजह क्या है? क्योंकि ये हमारे बॉडी से जो हीट है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो कभी भी हीट जो ट्रांसफ़र होता है हाई से लो की तरफ, और उसके वजह से क्या होगा भाई? ये जो टेम्परेचर होगा, जो कम वाली बॉडी का टेम्परेचर होगा, जैसे मान लो किसी जगह पर आप एसी लगा हुआ है और उस रूम में जाओ, आप बहुत गर्म फील कर रहे हो, तो कुछ देर बाद आपको ठंडा फील होने लगता है, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर पूरे एसी वाले रूम में चला गया निकल कर। और आप क्या है, आपकी बॉडी से जब हीट को निकाला जाएगा तो आप ठंडा फील करोगे। तो इसका नाम हीट एक्सचेंज है। तो हम लोग इसको देखेंगे भाई, इसको कैसे पता लगाया जाए। इसी का तो यूज़ करके हम लोग कैलोरीमीटर, इसी का समझ लो, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलोरीमीटर के अंदर भी क्या काम करते हैं? मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसे समझाऊं। यहाँ पे मैंने कुछ पानी ले लिया और यहाँ पे कुछ आइस टुकड़ा ले लूँगा, आइस का टुकड़ा ले लूँ, ठीक है, बर्फ़। यहाँ पर अगर मैं इसको डाल दूँ इस पानी के अंदर तो होगा क्या भाई? इस पानी के अंदर मैंने क्या किया? आइस का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। अब होगा क्या? कुछ देर बाद आप देखोगे कि भाई अभी पानी का टेम्परेचर कम है और आइस का टेम्परेचर जो जाहिर सी बात है 0 डिग्री है। कुछ देर बाद देखोगे कि दोनों का टेम्परेचर क्या है? बराबर हो जाएगा। ये 100% है कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा और आइस पूरा पिघल कर इस पानी के अंदर पूरा पिघल जाएगा और ये पूरा वाटर समझ लो एक जो है पूरा सब लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखोगे कुछ देर बाद कि ये टेम्परेचर जो है, अब देखो अभी मैं फील कर रहा हूँ कि पानी का टेम्परेचर जो है क्या होगा? कम हो गया। तो हो क्या रहा है यार? पानी का टेम्परेचर ज़्यादा था, ज़्यादा वाला आइस की तरफ गया और आइस को क्या काम करने लगा भाई? आइस को टेम्परेचर अपना देना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर अपना हीट को देना शुरू किया तो ये अपना टेम्परेचर जब पानी आइस को देने लगेगा तो आइस पिघलना शुरू कर देगा और खुद अपना क्या होगा? हीट को देगा तो अपना क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। सेम कहानी यही होती है कि भाई पता लगाना है, अगर मान लो किसी पेट्रोल डीजल के अंदर कितनी एनर्जी हीट है उसके अंदर, उसका अगर पता लगाना है तो हम क्या जुगाड़ करते हैं भाई? कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलोरीमीटर कुछ ऐसी डिवाइस होता है कि उसके अंदर पूरा पानी भरा होता है और उसके अंदर क्या काम करते हैं? आग को लगाते हैं, उस फ्यूल को जलाते हैं और उसके बाद पानी क्या काम करता है? पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि पानी क्या काम करेगा भाई? कोई भी हाई हमेशा हीट हाई से लो की तरफ भागेगा। तो जब ज़्यादा गर्म वाली चीज़ यहाँ पे डाल दोगे तो ठंडे वाले में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा ज़्यादा से कम की तरफ। और पहले टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं कि भाई शुरुआत में टेम्परेचर कितना था, बाद में टेम्परेचर को मेजर करते भाई कि टेम्परेचर के अंदर बदलाव कितना आया। तो टेम्परेचर के अंदर बदलाव को हम लोग, एक फार्मूला है Q = mc ∆T, उस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग पता लगा लेते हैं भाई कि कितना हीट एक्सचेंज हुआ है। हीट कभी भी, आप जानते हैं हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी कभी भी ना तो बनाई जाती है ना तो बिगाड़ी जा सकती है, जस्ट उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो हीट क्या है? कभी भी ये बर्बाद नहीं हुआ है। इसका आइस देखो, ये आइस का जो हीट था, देखो कैसा आइस बचा। तो ये हीट कहीं बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि इसका जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में चला गया भाई? ये हाई से लो की तरफ चला गया। तो हाई एनर्जी था वाटर का और ये लो एनर्जी में चला गया। कुछ देर बाद देखोगे कि जो भाई पानी का जो टेम्परेचर है, पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा दिखेगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम लोग आगे चलकर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करता है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की भाई कि हीट का जो है एक्सचेंज आपस में कैसे होता है।
तो मुझे लग रहा है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अब उसको फॉर्मूला फॉर्म में कैसे पढ़ा जाए, तो आपने देखा भाई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है भाई, कि हीट आपको सप्लाई करना है और टेम्परेचर को चेंज करना है। तो हीट आपको सप्लाई करके क्या काम करना है भाई, टेम्परेचर को चेंज करना है। तो यहां पे हमारा एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Q इज इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक हीट, मतलब S या C बोल सकते हो, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपने कितना हीट दिया हुआ है, इसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे भाई, Q। तो ये हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट जो है समझ लो ये हीट रिलीज होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चेंज टेम्परेचर, उसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, बदलाव होगा। अरे भाई या तो टेम्परेचर बढ़े या घटे तो उसको हम लोग बदलाव ही बोलेंगे ना। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाहे वो कम हो, ज्यादा था कम हो गया भाई, या कम है ज्यादा हो गया। जैसे मान लो आप हीट दे दोगे, कोई आग का गोला डाल दो पानी के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वही आइस डाल दोगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो ये घटे या बढ़े, चेंज इन टेम्परेचर करना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब उसके लिए या तो हीट देना पड़ेगा या हीट लेना पड़ेगा, कोई भी चीज कोई भी काम एक तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वो हमारा हीट एनर्जी होगा। तो कितना हीट होता है किसी भी टेम्परेचर को बदलाव करने के लिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदलने के लिए कितना हीट की जरूरत पड़ी, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल टी। M मतलब भाई मास ऑफ सब्सटेंस, S मतलब स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट है, और डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। याद रखना चेंज इन टेम्परेचर का मतलब आप समझो यही तो दो फॉर्मूले ही यार, मैंने एक बार लेटेंट पहले जो बताया था वो लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में क्या होता है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा होता है, तो उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगता है। तो वहां पे जो फॉर्मूला होता था वो होता था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, M इंटू एल का इस्तेमाल करते थे। या तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता था या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता था, अगर जब टेम्परेचर कांस्टेंट करते हो। तो जब टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब टेम्परेचर बदलेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहां पर M क्या है भाई, मास है ऑफ एनी सब्सटेंस, और L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, याद रखना, ठीक है। बस इन दोनों में से कोई भी रहेगा और इसी पर पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा, बहुत आसान है। तो ये मैंने आपको बताया लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला, और यहां पे ये हमारा जो है स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर M, और ये हमारा भाई ये तो सीधा सीधा क्या है, हीट है। अब ये हीट चाहे एब्जॉर्ब है या हीट लॉस्ट है, कुछ भी कह लो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, हीट की यूनिट हमेशा जूल होगी भाई, तो ये जूल ही रहेगा, इसका भी यूनिट क्या रहेगा, जूल ही रहेगा। हाँ, फर्क ये है कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किस में मेजर करते हैं, तो इधर होता है जूल, और इसको बचा लो, बाकी आ जाएगा किलोग्राम केल्विन। तो याद रखना इसकी जो यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है, और जूल की जगह पर कभी कभी कैलोरी रहता है, कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन या ग्राम पर केल्विन होता है, डिपेंड कर रहा है। और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन बोलो या डिग्री सेल्सियस बोलो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मास की यूनिट केजी ले लो या ग्राम ले लो, डिपेंड करेगा भाई कैसे ले रहा है। और हीट की यूनिट क्या होती है भाई, जूल, जे लिख दिया करो यहां पे भाई। इसकी यूनिट मास, ये तो डायरेक्ट केजी हो जाएगी भाई, और इसकी यूनिट क्या होगी भाई, जूल हो जाएगी, बात को समझो। लेकिन ये लेटेंट हीट की यूनिट क्या होती है भाई, लेटेंट हीट को किस में मेजर करेंगे, M इसके नीचे लेके चले जाओ, इधर L बचा दो, तो Q अपॉन M मतलब क्या, जूल पर किलोग्राम, जूल पर केजी। तो याद रखना जूल पर केजी किसकी यूनिट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो पूरा जितना भी न्यूमेरिकल होगा सब इसी दोनों फॉर्मूले पे पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। बस आपको सिचुएशन समझना होगा कि वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, बस इतना ही इस्तेमाल करना है, आपको पूरा लेटेंट हीट का कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है।